व्यूअर्स, आप सभी का आज स्वागत है हमारे एक पॉडकास्ट सीरीज में जो कि है FTA पे। FTA माने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस सीरीज में हम ये जानेंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, इससे क्या बेनिफिट है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एक्सपोर्टर्स को, बिजनेसेस को। ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर तरुण बजाज सर। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को बताने के लिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। आरुषि, थैंक यू आपका है मुझे बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं जानकारी साझा कर सकूं। सर, हम बेसिक से शुरू करते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में हम कई बातें करते हैं, जब हम ट्रेड के बारे में बात करें, एक्सपोर्ट के बारे में बात करें, लेकिन कई लोगों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझने में दिक्कत होती है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, ये हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आरुषि, क्योंकि आजकल चूंकि भारत जो है वो कई देशों के साथ अब FTA हमारे रिसेंट पास्ट में हुए हैं, तो ये शब्द जो है, हालांकि चाहे वो सीका कहें या अलग अलग टर्म्स यूज़ करें, लेकिन ब्रॉडर FTA के अंदर ही आते हैं। तो ये टर्म बहुत यूज़ हो रहा है आजकल, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं और न्यूज़ में भी सुनते हैं, बात भी हो रही है। जो इससे रिलेटेड है उनको तो पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा, तो ये मौका होता है कि सबको पता लग जाए FTA है क्या। देखिए, WTO के अंदर, WTO क्या है? एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप कोई डिसीजन लेते हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। आप एक कंट्री और दूसरी कंट्री के साथ कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अगर करना है तो उसी के पैरामीटर के अंदर कर सकते हैं। WTO में ही एक विंडो मिली हुई है कि आप FTA कर लीजिए, जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा इकोनॉमीज आपस में कुछ एग्री करते हैं। एग्री क्या करते हैं कि जो टैरिफ है उसको हम या तो ख़त्म कर देंगे या कम कर देंगे या धीरे धीरे कम कर देंगे। दूसरा, जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको हम स्ट्रीमलाइन करेंगे। जो नॉन टैरिफ बैरियर को या तो हटा देंगे या उसका कोई एक रास्ता ढूंढेंगे, कोई प्रोटोकॉल बना लेंगे, जिससे कि हम एक जो है वो कंफर्टेबल सिचुएशन बना लेंगे, जिससे कि दोनों के बीच ट्रेड आसानी से हो सके, दोनों के बीच ट्रेड में ट्रांसपेरेंसी हो, दोनों का ट्रेड में कोऑपरेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो। तो ये एक FTA एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और भारत ने अभी रिसेंट पार्ट में कई, हमारा UK के साथ, ओमान के साथ, UAE के साथ, USA से नेगोशिएट हो रहा है, EU के साथ, बहुत सी कंट्रीज़ के साथ हमारा FTA हो रहा है और बहुत से कंट्रीज़ के साथ हम FTA नेगोशिएट कर रहे हैं, बेसिकली फॉर बेटर ट्रेड एंड फॉर बेटर बिजनेसेस। सर, तो ट्रेड बैरियर की जब हम बात करते हैं, ट्रेड बैरियर में क्या क्या इंक्लूड होता है सर? ये अच्छा सवाल पूछा आपने आरुषि, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं टैरिफ, जो क्योंकि टैरिफ की बात भी हो रही है कि हम 50% टैरिफ लगा देंगे, 100% लगा देंगे, तो वो टैरिफ से मतलब हम बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, वो तो एक है ही और पुराना ही चलता आया। लेकिन WTO के बाद हुआ कि इसको थोड़ा रेगुलेट हुआ। नॉन टैरिफ बैरियर क्या है? जिसमें कि आप टैरिफ नहीं लगाते लेकिन बैरियर क्रिएट कर देते हो रोकने के लिए। क्या है? रेगुलेटरी सिचुएशन, कुड बी लाइसेंसिंग, कुड बी कोटास, कुड बी एक नई चीज़ें कुछ भी ढूंढ के ले आते हैं, फाइटोसैनिटरी रिक्वायरमेंट, क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स हम लेकर आ जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि ये होगा तो हम अलाउ करेंगे, नहीं होगा तो नहीं अलाउ करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे एक हमारा कंसाइनमेंट जाए और वो कहे जी हम तो इसको 100% टेस्टिंग करेंगे, ये एक नॉन टैरिफ बैरियर है। 100% टेस्टिंग का मतलब क्या है? पोर्ट पे कंसाइनमेंट पड़ा है, वो लैब से उसका सैंपल निकालेंगे, पहले तो कई दिन लगा देंगे सैंपल लेने में, सैंपल को लैब में भेजेंगे, लैब अपना टाइम लेगी सैंपल देने में, उसके बाद एक अनसर्टेनिटी बनी रही, पता नहीं लैब की रिपोर्ट क्या आएगी, तब तक कंसाइनमेंट वहाँ अटका हुआ है, लाखों रुपए का कंसाइनमेंट है, वहाँ अटका हुआ है, जान सूखी हुई है, क्लियर हुआ नहीं है, और उसके बाद डेज के बाद डैमेजेस लगनी शुरू हो जाती हैं। इतना तो मार्जिन नहीं है प्रॉफिट का जितना कि उसमें डैमेजेस लग जाएंगी। तो ये बहुत सारी अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो एक्सपोर्टर सोचता है भाई मैंने नहीं भेजना। तो एक तरह का नॉन टैरिफ बैरियर। तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं, जब FTA होता है तो साथ साथ इनको भी नेगोशिएट किया जाता है कि भाई हम इनको भी या तो एलिमिनेट कर देंगे या इसका कोई रास्ता खोज लेंगे, प्रोटोकॉल बना देंगे, जिससे कि दोनों के बीच ट्रेड जो है स्मूथ हो सके। तो सर, हम ये कह सकते हैं कि FTA की वजह से बिजनेसेस काफ़ी इजीली अपना एक्सपोर्ट दूसरी कंट्रीज में कर सकते हैं। एब्सोल्युटली।
बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाएगा, बहुत सिंपल प्रोसेस हो जाएगा। एग्जैक्टली यही होगा। ठीक कह रहे हो आपने। एक वो बोलते हैं ना, आपने निचोड़ दे दिया सारी बात का, कि ये जो है वो अब FTA होने से क्या होगा कि दोनों के बीच कॉपरेशन बढ़ जाएगी, ज़्यादा ट्रेड होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी और इन्वेस्टमेंट आएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और जितने वैल्यू चेन में हैं उन सबको फ़ायदा होगा, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम फार्मर्स टिल द एक्सपोर्टर्स, सबको फ़ायदा होगा और कस्टमर्स को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके भी जब इंपोर्ट होगा तो उनकी अच्छी चीज़ें आएंगी, यहाँ से जब जाएंगी तो उनके कस्टमर्स को भी फ़ायदा होगा, तो सबको वैल्यू चेन में फ़ायदा होगा और अच्छा ट्रेड होगा। एक बात और है, अच्छा जब ट्रेड होता है तो अच्छा कॉपरेशन भी होता है कंट्रीज़ के बीच। सर, हम अगर बात करी जाए FTA एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स के लिए कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद करेगा? अच्छा सवाल पूछा तुमने आरुषि। मैं सोच रहा था कि तुम यहाँ तक आए क्यों नहीं अभी तक। तो देखो, जो एग्रीकल्चरल और प्रोसेस फूड है वो हमेशा एसेंशियल आइटम रही है, इंक्लूडिंग फार्मा। आप एग्जांपल लीजिए, कोविड में जब बंदिशें थी तब भी फूड प्रोडक्ट्स का ट्रेड किसी ना किसी तरह होता रहा। खाना तो है ना भाई, जिंदा रहना है ना, दवाइयाँ तो चाहिए ही हैं, वो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, तो ये प्रायोरिटी रहती है। अभी थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई जियोपॉलिटिकल रीजन से, तब भी फार्मा और ये हमारी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं इसको प्रायोरिटी मिलती रही। अब सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैसे होगा? आप देखिए, इकोनॉमीज़ में, स्पेशली डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में, और भारत भी उसी में ही है, हमारी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम ग्रॉसरी में, फूड आइटम और रिटेल में खर्च करते हैं। यानी जो FTA से जो बैरियर्स होंगे, अच्छा माल आएगा, कम्पिटिटिव होंगे, सस्ता होगा, तो फ़ायदा होगा ना हम लोगों को। एक तो ज़्यादा माल, अच्छा माल, बेटर वैरायटी, बेटर क्वालिटी और बेटर कम्पिटिटिव एडवांटेज होगी, तो सबको फ़ायदा होगा। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। एक बात और, अगर नहीं होगा नॉन टैरिफ बैरियर जैसे मैंने पहले बताया था, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित भी हमारा फूड ट्रेड ही होता है, क्योंकि स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल होते हैं इसमें। वो बोल देंगे कि MRL लेवल्स X हैं, ये नहीं फुलफिल करोगे तो हम तुम्हारा जो है अलाउ नहीं करेंगे। तो कैसे जाएगा? ट्रेड ही नहीं जाएगा। और हर कोई जो है वो खाने के मामले में स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल्स लेकर चलता है, तो फ़ायदा भी होगा और अगर नहीं हुआ तो नुकसान भी ज़्यादा होगा। सर, ये तो आप सही कह रहे हैं। सर, अगर हम बात करी जाए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक्सपोर्ट्स को हटाकर अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें, तो वो इंडिया की ग्रोथ को बढ़ाने में, डेवलपमेंट करने में कैसे मदद करेगा? बहुत फ़ायदा होगा। आप देखो, हमारा जो मर्चेंटाइज ट्रेड है एक्सपोर्ट का, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द GDP। और 12% ऑफ द GDP अगर एक प्रभावित होता है, अगर उसका एक्सपोर्ट में बढ़ता है, तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में फ़ायदा आया, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आई, हमारा रुपी स्टेबल होगा, हम जो है नेगोशिएट ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करनी है, टेक्नोलॉजी कई ज़रूरी चीज़ें हैं जो इंपोर्ट करनी है, वील हैव बेटर फॉरेन एक्सचेंज। और साथ ही जो वैल्यू चेन में जितने हैं, फार्मर्स हो गया, हमारे एक्सपोर्टर्स हो गए, प्रोसेसर्स हो गए, एग्रीगेटर्स हो गए, लॉजिस्टिक्स देख रहे हैं, उन सबको फ़ायदा होगा, जॉब क्रिएशन ज़्यादा होंगी इसमें। तो ओवरऑल इकोनॉमी में इसका ज़रूर फ़ायदा होगा जब FTA होता है। मैं उदाहरण देता हूँ, अब UK के साथ हमारा FTA हुआ, 95% हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ड्यूटी फ्री हो गए। हमारा माल जाएगा, लेकिन जो हमारा कंपटीटर है उसका माल पर 8% ड्यूटी लग रही है, हमारा माल पर कोई ड्यूटी नहीं लग रही, तो हमें बेचने में आसानी होगी। इंपोर्टर भी खुशी खुशी माल लेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि 8% कम पे मैं मार्केट में बेच सकता हूँ, तो ज़्यादा माल बिकेगा, ज़्यादा लोग उसको खरीदेंगे और हमारे जो हैं लोग, उनको फ़ायदा होगा, ज़्यादा ट्रेड होगा। लेकिन एक इसमें क्वेश्चन है कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ताकि क्वालिटी से अगर कंप्रोमाइज़ कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर, इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो मैं कहूँगा कि एपिसोड को चाहे ख़त्म कर देना, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन चलती रहे हमारी तो जहाँ तक मैं बताऊँ, सबसे बड़ा हमारा एक स्ट्रैटेजिक टूल क्रिएट हो गया FTA। सरकार यही कर सकती है, आपको अपॉर्चुनिटी दे सकती है, आपके लिए एक बहुत अच्छा एक माहौल क्रिएट कर देती है, आपको अपॉर्चुनिटी आ गई, एक स्ट्रैटेजिक टूल, एक प्लेटफॉर्म आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है? इस्तेमाल तो करो इसको, इसका फ़ायदा उठाओ
नेगोशिएट कीजिए, बिजनेस ट्रेड कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेड करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करेंगे, देश को फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा और आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबको फ़ायदा होगा। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि इसमें क्वेश्चन ये है कि हमें जो ये ध्यान रखना है कि जो इंपोर्टिंग कंट्री की रिक्वायरमेंट है, एफटीए का मतलब नहीं है कि हम जो उसकी रिक्वायरमेंट है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें। इंपोर्टिंग कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा फुलफिल करना है, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी, रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रोटोकॉल डिसाइड हुए हैं उसको पूरा फॉलो करना है। क्योंकि एक गलती, किसी एक एक्सपोर्टर की गलती होती है तो ये नहीं कहा जाता कि इस एक्सपोर्टर की गलती है, वो पूरा देश बदनाम हो जाता है। वो बोलते हैं इंडिया सप्लाइड प्रोडक्ट विच वाज नॉन कंप्लाइंट। तो भारत का नाम खराब होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका बेनिफिट उठाइए, लेकिन इसके ऊपर कोई कैजुअल एटीट्यूड, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। थैंक यू सर, जो आज आपने हम सभी को एफटीए के बारे में बताया, काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल था। हम सब ने कुछ नया सीखा है आज आपसे। थैंक यू वर्ष, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू व्यूअर्स हमें ज्वाइन करने के लिए, और इसी तरीके से हम आपके लिए और इन्फॉर्मेशन और रेलेवेंट टॉपिक्स पर पॉडकास्ट सीरीज लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।